स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसुन एपिसोड 12। एपिसोड के स्टार्ट में हम नामसुन को रिशियो के ऑफिस में देखते हैं। जब नामसुन उससे पूछने लगती है कि उसे क्या हुआ है तो रिशियो उसे दूर ही रुकने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लिफ्ट से नीचे आ जाता है और वहाँ पर पावल माफिया की पार्टनर मिस ब्योम ने अपने एक आदमी को भेजा था रिशियो से एंटीडोट लेने के लिए। रिशियो एंटीडोट देने के लिए मना कर देता है और कहता है इस एंटीडोट को मैंने अकेले ही बनाया है तो इस पे मेरा हक है और न ही ये एंटीडोट मैं पावल को देने वाला हूँ। जिसके बाद वो उस आदमी को बुरी तरह से पीटता है और एक रॉड से उसकी हत्या कर देता है। वहीं हम गुमजू को मिस्टर पार्क के साथ देखते हैं। वो उससे पूछती है कि उसने नोश का चेहरा देखा है, पर मिस्टर पार्क बताते हैं अभी तक इसके बारे में नहीं पता चला। पावल हमेशा अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आने देती, लेकिन उन्होंने रशिया से कोरिया में कोर्ट में बात की थी और उसी कोर्ट को डिटेक्ट करके उन्हें पता चला कि नोश इस वक्त कोरिया के अंदर है। और वह गुमजू से ये भी कहता है कि वो सावधान रहे, क्योंकि जब से ये न्यूज उसके टीवी चैनल ने चलाई है तब से पावल माफिया के लोगों की नजर उस पर भी है। इस पर गुमजू कहती है उनको हर पैतरे आजमाने दो। वहीं दूसरी तरफ हिशिक को पता चलता है कि शिनशियो मर चुका है, यानी उनके पास जो विटनेस था अब वो भी नहीं रहा। तो इसके बारे में कॉल करके नामसुन को बताता है। नामसुन उससे कहती है यहाँ पे वही एंटीडोट है तो हमने नामिन को दी थी। फिर वो कहती है मैंने जो स्मार्ट वॉच पहन रखी है इसमें सारे रिकॉर्ड्स है, हम इसका यूज कर सकते हैं। पर हिशिक इसे यूज नहीं करना चाहता था क्योंकि इससे नामसुन भी खतरे में पड़ सकती है। तभी यहाँ पर रिशियो आ जाता है और वो सबसे पहले आकर वो एंटीडोट पीता है। इसके बाद वो नामसुन से कहता है कि आज हम लंच करने चलेंगे। नामसुन उससे पूछती है आज तुम खुश लग रहे हो, कोई अच्छी बात हुई है क्या? और रिशियो बताता है बहुत ही एक अच्छा काम निपट गया है, बस अब गुमजू की मौत हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। आगे हम किम मैरी को देखते हैं। वो भेष बदल कर गुमजू हॉस्पिटल में आई थी ताकि वो गुमजू को मार सके, और गुमजू को इसके बारे में पता चल गया था। जैसे ही मैरी किम अंदर आती है तो वो गुमजू पर वार करना शुरू करती है, लेकिन वहाँ पर गुमजू की जगह एक एजेंट थी। वो उसको बराबरी का टक्कर देती है। इस एजेंट को मिस्टर पार्क ने भेजा था। इससे पहले कि मैरी किम उस एजेंट को मार देती, यहाँ पर गुमजू आ जाती है और वो मैरी को उठाकर पटकती है। जिसके बाद वो उसका गला दबाती है और कहती है जाकर अपने बॉस को कह दो गुमजू अभी भी जिंदा है। ये हम दूसरी तरफ रिशियो को नामसुन के साथ देखते हैं। नामसुन से पूछने लगता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? नामसुन मनी मन कहती है ये फिर शुरू हो गया। इसके बाद वो कहती है हाँ बनूंगी, मेरे लिए दोस्ती का मतलब होता है कि दोस्त मेरा हमेशा साथ दे। इस पर रेशियो कहता है मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। बचपन में मेरा एक दोस्त था, हम रशिया में मिले थे और तभी हम दोस्त बने, लेकिन आज वो कहाँ पर है मुझे कुछ नहीं पता। दोस्तों के मामले में और प्यार के मामले में हमेशा मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो मुझे सब मिल गया। तभी नामसुन उससे कहती है तुम्हारा फोन बज रहा है। रिशियो जब कॉल उठाता है तो उसे पता चलता है कि गुमजू अभी भी जिंदा है और गुमजू ने अपने जगह पर एक एजेंट को लेटा रखा था। ये जानते ही रिशियो को गुस्सा आता है और फिर वो नामसुन को लेकर अपने ऑफिस पहुंचता है। इसके बाद वो यहाँ पर काइल को बुलाता है और कहता है मैं चाहता हूँ तुम गुमजू पर पूरी नजर रखो, उसकी फैमिली, उसके होटल और उसके टीवी न्यूज चैनल पर भी। उसके पूरे खानदान की जानकारी मुझे चाहिए। जिसके बाद वो नामसुन से कहता है मुझे गुमजू की बेटी को ढूंढना है। सोचा था वो हॉस्पिटल में आएगी तो वो उससे मिलने आएगी, पर वो नहीं आई। इसका मतलब उसे पहले से पता था कि हॉस्पिटल में उसकी असली मॉम नहीं है, यानी हो सकता है उसकी बेटी भी मिलकर मेरे खिलाफ चाल चल रही है। फिर नामसुन पूछती है अगर उसकी बेटी मिल जाती है तो क्या तुम उन दोनों को मार दोगे? और रिशियो कहता है मेरे लिए गुमजू का पूरा परिवार भेड़ बकरियों की तरह है, मैं उनको हलाल कर दूंगा। दूसरी तरफ पूरी जांच करने पर पता चला कि शिनशियो से एक वकील मिलने आया था और उसने उसे कुछ खाने के लिए दिया। इसके बाद उसकी मौत हुई और ये वकील भी बिल्कुल फर्जी था। तभी हिशिक के पास गुमजू का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि आज मैरी किम हॉस्पिटल में आई थी उसे मारने के लिए। उसे पता चल गया है कि वो डुप्लीकेट थी और वो हिशिक को उस लेडी की करंट लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहती है। दरअसल नामिन के लिए जब इन्होंने एंटीडोट मंगवाया था तब गुमजू ने कैश वाले बैग में लोकेशन ट्रैक का डिवाइस लगाया था, जिससे वो अब आसानी से लोकेशन ट्रैक करके उस औरत तक पहुँच सकते हैं। हिशिक लोकेशन ट्रैक कर लेता है और फिर वो उस लेडी को पकड़ने के लिए निकलता है। ये हम उस लेडी को अपना सामान पैक करते हुए देखते हैं। क्योंकि उसे गुमजू से इतना सारा कैश मिला था तो इसलिए उसने भागने का सोचा। वो अपना सारा सामान पैक करके भागने लगती है, लेकिन हिशिक उसके पीछे था। जेल में शिनशियो से जो वकील मिलने आया था वो उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आया था और शिनशियो भी ये बात अच्छे से जानता था कि वो पीने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। ये जानने के बाद भी आखिर उस वकील ने उससे ऐसा क्या कहा जो वो ये पीने को मजबूर हो गया। यानी कि पेवल माफिया के ग्रुप बहुत ही इंटेलिजेंट है। अगर उनका कोई भी आदमी पकड़ा जाता है तो वो किसी न किसी तरीके से उन्हें मरवा ही देते हैं। इसलिए हिशिक की टीम ने इस बार मिस हान को पकड़ने की सोची, क्योंकि फिलहाल वो एक ऐसी टारगेट है जिसपे माफिया ग्रुप की नजर बिल्कुल नहीं है। हिशिक आगे जाकर उसे पकड़ लेता है और मिस हान को अब तक यही लग रहा था कि हेरिटेज क्लब के लोग उसके पीछा कर रहे होंगे,
पर हेशिक उसे बताता है कि वो एक डिटेक्टिव है और उसे ये भी पता चलता है कि शिनशियो की डेथ हो गई है। हेशिक उससे कहता है अगर तुम बचना चाहती हो तो तुम ये गलती मत करना और तुम भी कोई वकील मत कर लेना क्योंकि शिनशियो को उसके वकील ने ही मारा है। फिर मिस हान बताती है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, मैरी उसे जो ऑर्डर दिया करती थी बस वो उसे ही फॉलो करती है। आगे हम रिशियो को देखते हैं, उसके पास मिस बॉम्ब का कॉल आता है और ये शायद पावर माफिया ग्रुप की पावर वुमेन भी है और रिशियो से पैकेज के बारे में पूछती है और रिशियो बताता है कि वो पैकेज अभी तक नहीं मिला और तो और पुलिस को उन पर शक हो गया है। सुनते ही मिस बॉम्ब उस पर रौब झाड़ना शुरू कर देती है, पर इस बार रिशियो उसके चलने नहीं देता और उस पर चिल्लाकर कहता है अगर वो पैकेज नहीं मिलेगा तो तुम क्या करोगी, क्या मुझे मारोगी? मैं वो छोटा बच्चा एंथोन नहीं रहा, मैं रिशियो हूँ और आज के बाद मुझ पे हुक्म चलाने की सोचना भी मत। जिसके बाद वो पागलों की तरह हंसने लगता है। हमसुन उसके पास आती है और पूछती है तुम्हें क्या हुआ है, कभी हंस रहे हो और कभी गुस्सा कर रहे हो। रिशियो उससे पूछता है क्या तुमने अपने पेरेंट्स के खिलाफ कभी आवाज उठाई है? हमसुन उससे पूछती है इसका मतलब तुम अपने पेरेंट्स से बात कर रहे थे, पर तुमने तो कहा था तुम अनाथ हो। रिशियो कहता है हाँ मैं अनाथ हूँ और बचपन में मेरा नाम एंथोन था। फिर वो नामसुन को पकड़ते हुए कहता है चाहे कुछ भी हो जाए नामसुन, तुम आखिर तक मेरा साथ दोगी। आगे हम रात को नामसुन को हिशिक के गाड़ी में आते हुए देखते हैं और हिशिक को बताती है कि रिशियो आजकल उसकी फैमिली के पीछे बुरी तरह से पड़ा हुआ है तो उन्हें और भी सावधानी से रहना होगा। हिशिक कहता है तुम मेरे ही साथ रहोगी, अगर तुम वहाँ गई तो उन्हें पता चल सकता है कि तुम गुमजू की बेटी हो और वैसे भी वो रिशियो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम एक डिटेक्टिव बनकर उसके पास गई थी तो तुम्हारी भी कोई सीमा होनी चाहिए। जब तुम उसके बाहों में थी तो उसे धक्का देकर दूर क्यों नहीं किया? तुम तो इतनी ताकतवर हो, इसका क्या फायदा? तुम नामसुन कहती है इसका मतलब तुम जल रहे हो। वैसे भी मैं अपनी पहली रात अपने प्यार के साथ ही बिताऊंगी क्योंकि हमारे परिवार का यही नियम है, अगर लड़की चाहिए तो उन्हें अपने प्यार के साथ ही पहली रात बितानी होगी। और हिशिक उससे कहता है तुम कुछ ज्यादा ही आगे की नहीं सोच रही? नामसुन कहती है तुम इनसिक्योर हो रहे थे इसलिए मैं तुम्हें बता रही थी। यानी नामसुन का कहने का मतलब है तुम ही मेरे पहले प्यार हो। आगे हम गुमजू को देखते हैं, वो जुंगना से कहती है इस वक्त तुम्हारा यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, कुछ दिन के लिए तुम गुमजू होटल में ही ठहर जाओ और अपने लिए एक बॉडीगार्ड भी रख लो। मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है। जुगना कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने सेल्फ डिफेंस सीखा था। वैसे मुझे एंकरिंग का काम करके बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैं शुरू से ये करना चाहती थी। गुमजू कहती है मैं भी हैरान थी, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। जिसके बाद जुगना यहाँ से निकल जाती है और वही हम बोंगो के स्टूडियो के बाहर देखते हैं। गुमजू ने यहाँ पर बॉडीगार्ड की भीड़ लगा दी थी। यहाँ पर नामिन को खाना देने के लिए एक डिलीवरी बॉय आता है। तभी गुमजू का फोन आता है और बोंगो उससे बात करता है। गुमजू उससे पूछती है कि वो इस वक्त कहाँ पे रहे और बोंगो कहता है कि मैं इस वक्त स्टूडियो के बाहर झाड़ू लगा रहा हूँ। गुमजू उसे डांटती है और कहती है इस वक्त बाहर झाड़ू लगाने की क्या जरूरत है, चुपचाप अंदर चले जाओ। जिसके बाद वो नामिन से बात करती है। वो नामिन से कहती है मैंने तुम्हें जो भी भिजवाया है वो सब आराम से खाना, तुम खाते पीते ही अच्छे लगते हो और अब से किसी से भी कुछ भी सामान मत लेना। फोन रखने के बाद बोंगो गुस्सा करता है और कहता है उसको क्या मतलब है मैं रात को झाड़ू लगाऊं या ना लगाऊं। फिर वो नामिन को देखकर खुश हो जाता है और दोनों अंदर जाकर खाना एंजॉय करने लगते हैं। आगे हम हिशिक और नामसुन को देखते हैं। हिशिक नामसुन को घर के अंदर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे फिर से पुलिस स्टेशन जाना है मिस हान से पूछताछ करने के लिए। नामसुन उसे बताती है कि अगले वीक उसकी ड्राइविंग का टेस्ट है और उसने रिटन एग्जाम पास कर लिया है। ये सुनकर हिशिक खुश हो जाता है और वो नामसुन को शाबाशी देता है जिससे नामसुन के दिल में घंटी बजती है। और फिर नामसुन उससे कहती है तुम जल्दी आना, पूरी रात भर जाग के मैं तुम्हारा वेट करूंगी। उसके जाने के बाद नामसुन अपने आप से कहती है उसने सिर्फ सर को छुआ और पूरे शरीर में गुदगुदी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रेशियो के पास मिस बॉम्ब का कॉल आता है और वो उसे सुधरने के लिए कहती है नहीं तो उसका भी वही हाल होगा जो बाकी लोगों के साथ होता है। पर रेशियो उसकी धमकी से नहीं डरता और कहता है मैंने आज तक जो रिसर्च किया है ऐसा रिसर्च माफिया ग्रुप में किसी ने नहीं किया, तो मेरे पास इतनी जानकारी है कि वो मुझे नहीं मरवा सकते। वही दूसरी तरफ हम हिशिक को देखते हैं जो मिस हान से लगातार पूछताछ करता है। उसे ये पता चलता है कि उसे ज्यादा कुछ नहीं पता, उसके अंडर केवल 100 लोग ही है। अगर उसे कुछ जानना है तो उसे मेरी किम के लोगों के बारे में जानना होगा कि उसके अंडर कौन कौन काम करता है। और वो उसे ये भी बताती है कि उसे कुछ दिनों पहले ही पता चला है कि ये एंटीडोट सी सलग के खून से बनता है। वही हम नामसुन को देखते हैं। हिशिक ने उसके लिए कुछ कपड़े भिजवाए थे। वो कपड़ों को देखने के लिए वहीं बैठकर बॉक्स को खोलने लगती है। उसके बाद वो कपड़ों को देखकर खुश हो जाती है और कहती है झिक झिक तुम बहुत ही क्यूट हो। और नामसुन यही नहीं रुकती, वो हिशिक के इंतजार में इतनी बोर हो जाती है कि वो कुकिंग वीडियो देखकर कुकिंग करना शुरू कर देती है। अगर रेशियो को देखते हैं, उसके पास कायल आता है और वो गुमजू के बारे में बताता है। उसने पूरे दिन भर उसके परिवार पर निगरानी रखी पर उसने उसकी बेटी को नहीं देखा। इसके बाद रेशियो उसे लेकर कमिश्नर से मिलने चला जाता है क्योंकि दूसरी तरफ से कमिश्नर को रेशियो के बारे में पता चल गया था कि वो माफिया गैंग से मिला हुआ है।
और तो और वो ड्रग्स भी सेल करता है। जब ऋषि उसके पास आता है तो कमिश्नर उसकी बेइज्जती करना शुरू करता है और कहता है तो तुम ड्रग्स बेचते हो, मैंने तो सोचा था तुम अमीर हो इसलिए तुम्हारे साथ पोकर गेम खेला, पर तुम तो ड्रग्स बेचने वाले निकले। जिसके बाद वो उससे कहता है अब मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करने वाला हूँ, तुम्हें जेल में बेचकर। तभी रेशियो भी उसे अपनी औकात याद दिला देता है। रेशियो के पास उसके काले चिट्टे की सारी जानकारी थी, यहाँ तक कि उसकी पर्सनल और फैमिली सबकी इंफॉर्मेशन उसके पास थी। और रेशियो ने उसकी बेटी के कॉलेज एडमिशन के लिए भी मदद की थी। रेशियो उसे मारता भी है और धमकी देता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं बयान में ये कहूंगा कि मैंने ड्रग्स तुम्हें भी बेचा था। इसके वजह से कमिश्नर मजबूर हो जाता है और वो आगे कुछ नहीं कह पाता। आगे हम गुमजू को देखते हैं। वो मिस्टर पार्क की बातों को सोच रही थी। जब गुमजू ने उससे ये पूछा कि तुम ऑफ वॉलंटियर से पहले कहाँ पर काम किया करते थे, तो मिस्टर पार्क ने उसे ये कहा आपको आगे सब कुछ पता चल जाएगा। और यही सोचकर वो परेशान थी कि मिस्टर पार्क ने ऐसा क्यों कहा होगा। वही हम हिशिक को देखते हैं। वो मिसान को छोड़ देता है और कहता है मैं तुम्हें एक ही शर्त पे छोड़ रहा हूँ, तुम्हें अब वापस मैरी किम के पास जाना होगा, उसका भरोसा जीतना होगा और उसके अंडर जितने भी क्लाइंट और लोग काम करते हैं उसकी सारी लिस्ट हमें लाकर देनी होगी, तभी मैं तुम्हें जेल में जाने से भी बचाऊंगा। वही हम हेरिटेज क्लब में देखते हैं। रेशियो यहाँ पर जो डिवाइस लगा कर गया था, मैरी किम सभी को निकालने के लिए कहती है और हर जगह से वो डिवाइस निकल रहे थे, जिसे देखकर मैरी किम गुस्से में उबल रही थी। ये हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं। उनका सीनियर आता है और बताता है कि कमिश्नर इस केस में कुछ भी नहीं करने वाले क्योंकि वो सभी डूगो से मिली हुई है, पर एक सप्ताह बाद वो कमिश्नर पोजीशन से रिटायर होने वाले हैं, उसकी जगह वो कमिश्नर बनने वाले हैं। तो एक सप्ताह के लिए उन्हें अपने काम को रोकना होगा। जब वो कमिश्नर बन जाएंगे तो वो इस केस के लिए उनकी पूरी हेल्प करेंगे। आगे देखते हैं। पूरी रात पूछताछ करने की वजह से हिशिक पूरी रात सोया नहीं, जिसकी वजह से उसे थकान होने लगती है और सब उसे घर जाने के लिए कहते हैं। वही हिशिक के पास नामसुन का कॉल आता है और उसने लिखा था कि तुम्हारा वेट करते करते मैं थक गई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर आई हूँ और मैं काम पे जा रही हूँ, तो घर जाते ही वो खाना खा लेना। और ये बात सभी को पता चल जाती है, जिसके बाद ये पूरी टीम नामसुन का खाना खाने के लिए हिशिक के घर पे पहुँच जाती है। सभी बड़े चाव से प्लेट बर्तन लेकर नामसुन का खाना खाना शुरू करते हैं। वाइट लेते ही सबका मूड खराब हो जाता है, पर वही खाना हिशिक बड़े चाव से खा रहा था। आगे हम गुमजू को देखते हैं। वो नोटिस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो उसे झांसा देकर पकड़ लेती है, लेकिन वो मिस्टर ब्रैड का मैनेजर था। उससे कहती है कि अभी के अभी तुम्हारे बॉस को बुलाओ। इसके बाद मिस्टर ब्रैड गुमजू के होटल में आते हैं। जब ब्रैड को ये पता चलता है कि उसके मैनेजर का गला गुमजू ने दबा दिया था, तो वो उस पर शर्म करता है कि एक औरत से वो पिट गया। इसके बाद मिस्टर ब्रैड गुमजू के पास आता है और गुमजू उससे पूछती है तुम मेरा पीछा क्यों करवा रहे थे। मिस्टर ब्रैड भी उससे सीधे मुंह बात करता है और कहता है हॉस्पिटल में तुमने अपने जगह अपनी डमी को लेटा रखा था, सब तुमने इसलिए किया ना ताकि मैं तुम्हें अटेंशन दूं। तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हो ना। और ये सुनकर गुमजू का दिमाग ही हिल जाता है। गुमजू उस बेवकूफ को समझाती है कि वो जैसा सोच रहा है वैसा नहीं है, उसे तो बस जानना था कि वो कौन है और वो ऋषियों के साथ उस फोटो में क्यों था। पर मिस्टर ब्रैड कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। वो कहता है इस बात का राज तो तभी खुलेगा जब आप मेरे साथ डेट पर जाओगी। हम नामसुन को देखते हैं। ऋषियो उसकी हेल्प करने की बात कर रहा था कि वो उसके लिए घर देखने चल सकते हैं, पर नामसुन इसके लिए मना कर देती है। ऋषियो उसे कहता है मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारा भरोसा जीत सकूं। तुम ही बता दो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं तुम्हारा भरोसा जीत सकूं। तब नामसुन कहती है अगर भरोसा जीतना है तो तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, वो भी बताओ जो तुमने अब तक नहीं बताया। फिर ऋषि उससे कहता है ठीक है तुम्हें जो पूछना है पूछो। और नामसुन उससे रिसर्च सेंटर के बारे में पूछती है। ये डोगो कंपनी का काम है सिर्फ माल को डिलीवर करना, तो उनकी कंपनी में रिसर्च सेंटर क्यों है। फिर ऋषि उसे ये दिखाने के लिए उसे वहाँ लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हिशिक उस कोट को पहनकर गुमजू के होटल पहुंच जाता है। गुमजू उसे इस हालत में देखकर डर जाती है। हिशिक यहाँ पर उसे ये जैकेट देने आया था ताकि गुमजू अपने न्यूज चैनल पर लाइव इस जैकेट को दिखा सके और ड्रग्स के बारे में और भी न्यूज दे सके। गुमजू भी जल्दी से जुगना को कॉल करके इसके बारे में बताती है और वो जल्दी से उसे वहाँ पहुँचने के लिए कहती है। वही दूसरी तरफ जुगना जब टैक्सी लेकर आ रही थी तो उसे बेहोश कर दिया जाता है और इसकी खबर वो ड्राइवर ऋषियों को दे देता है। ऋषियों ये जानकर खुश होता है और फिर वो नामसुन को उसके घर ड्रॉप कर देता है और कहता है मैं बाकी चीजें तुम्हें और कभी दिखाऊंगा। वही दूसरी तरफ गुमजू को देखते हैं। न्यूज को लाइव करने के लिए सब कुछ रेडी था, पर यहाँ पर जुगना नहीं पहुँचती है और जब गुमजू उसके नंबर पे कॉल करती है तो उसका फोन भी बंद आता है, जिससे वो समझ जाती है कि जुगना के साथ जरूर कुछ हुआ है। आगे हम नामसुन को देखते हैं। वो घर के अंदर आती है और देखती है कि हिशिक सोफे में ही लेट गया है।
फिर नामजुन उसे देखकर मुस्कुराती है और उसे उठाकर बेडरूम में ले जाकर सुला देती है। जैसे वो जा रही थी तभी इशिक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है यहाँ से मत जाओ। जिसके बाद वो नामजुन को अपने पास बैठाता है और उसे किस करता है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है।